बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे तो आप नॉर्थ कोरिया के बारे में बहुत सी खबरें सुनते रहते हैं कि नॉर्थ कोरिया ने ये वाला मिसाइल तैयार कर लिया, ये ICBM बना लिया, ये SLBM बना लिया। पिछले दिनों हमने नॉर्थ कोरिया की तरफ से इवन न्यूक्लियर पावर्ड टॉर्पीडोज़ देख लिए, जो अभी तक सिर्फ आप कह सकते हैं कि सिर्फ रशिया तैयार करता है। तो बड़े ज़बरदस्त किस्म के वेपन्स जो है वो नॉर्थ कोरिया तैयार करता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया की जो कमियाँ हैं वो भी अजीब ही किस्म की हैं। जैसे कि उसकी एयरफोर्स जो है उसके पास बहुत ही पुराने और कदीम जहाज़ मौजूद हैं। नॉर्थ कोरिया की जो नेवी है उसके अंदर जो उसकी सब सरफेस फोर्स है, यानी कि उसकी जो सबमरीन की फोर्स है, उसके बारे में तो आप कह सकते हैं कि वो एक अच्छी खासी है। ठीक है, उसके अंदर भी नॉर्थ कोरिया के पास कोई ज़बरदस्त किस्म की सबमरीन्स मौजूद नहीं है। नॉर्थ कोरिया के पास जितनी भी ये सबमरीन्स हैं सारी की सारी इंतहाई ज़्यादा पुरानी हैं। लेकिन सबमरीन के मुकाबले में नॉर्थ कोरिया की जो सरफेस फोर्स है, यानी कि जो उसके वॉरशिप्स वगैरह हैं, उनका तो वैसे ही हाल बुरा है और उनकी तादाद भी बहुत कम है। तादाद क्यों कम है? क्योंकि अगर आप नॉर्थ कोरिया की सबमरीन फोर्स की तादाद देखें तो आपके ख्याल में नॉर्थ कोरिया के पास कितनी सबमरीन्स होंगी? मसलन इस वक्त पाकिस्तान नेवी के पास आई बिलीव के 6 या 7 सबमरीन्स होंगी। आने वाले दिनों में पाकिस्तान नेवी के पास आप कह सकते हैं कि 10 या 12 सबमरीन्स होंगी और उससे पाकिस्तान नेवी जो है वो अपना सारा काम चला रही है। मैं छोटी सबमरीन्स की बात नहीं कर रहा, प्रॉपर सबमरीन की बात कर रहा हूँ। नॉर्थ कोरिया के पास कितनी सबमरीन्स होंगी? नॉर्थ कोरिया के पास 70-80 सबमरीन्स मौजूद हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया क्वालिटी वॉर की बजाय एसिमेट्रिक वॉरफेयर लड़ना चाहता है सब सरफेस फोर्स के अंदर, यानी कि उसके पास सबमरीन्स की तादाद इतनी ज़्यादा है कि शायद अमेरिकन और साउथ कोरियन सबमरीन्स के अंदर इतने टॉर्पीडोज मौजूद ना हों। खैर, उसमें और भी बड़े तरीके हैं एक सबमरीन को हंट करने के। सरफेस वॉरशिप्स जो होते हैं उनके पास टॉर्पीडोज मौजूद होते हैं, सबमरीन्स के अंदर टॉर्पीडोज वगैरह होते हैं। लेकिन फिर भी नॉर्थ कोरिया की जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा सबमरीन्स तैयार की जाएँ और उनके ज़रिए से अपने एडवर्सरी को परेशान किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप सरफेस नेवी की तरफ देखें तो नॉर्थ कोरिया ने कभी भी उसके ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद लिमिटेड तादाद के अंदर ये कॉर्वेट्स मौजूद हैं, इवन फ्रीगेट्स भी नहीं है। फ्रीगेट आपको पता है ये कैटेगराइज किए जाते हैं डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से। तो नॉर्थ कोरिया के पास छोटे छोटे शिप्स हैं जिनको आप कॉर्वेट्स कह सकते हैं। आई बिलीव सिर्फ नॉर्थ कोरिया के पास 2 ऐसे जहाज़ हैं जिनके ऊपर कोई हेलीकॉप्टर लैंड कर सकता है। तो इससे आप नॉर्थ कोरिया के सरफेस फ्लीट के बारे में जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन अब नॉर्थ कोरिया ने सरफेस फ्लीट के ऊपर भी ज़बरदस्त किस्म के वेपन्स जो हैं वो रखना शुरू कर दिए हैं। और पिछले दिनों हमने देखा नॉर्थ कोरिया ने कुछ तस्वीर जो हैं वो रिलीज़ की जिनमें देखा जा सकता है कि नॉर्थ कोरिया का एक एमनॉक क्लास का कॉर्वेट है और वो हाउसहोल्ड 2 क्रूज मिसाइल फायर कर रहा है। और इस खबर के बारे में नॉर्थ कोरिया का मीडिया ये बताता है कि ये हाउसहोल्ड 2 क्रूज मिसाइल, जिसकी रेंज वैसे जो है वो 2000 किलोमीटर है, लेकिन इसने 200 किलोमीटर दूर अपने टारगेट को निशाना बनाया, 200 किलोमीटर दूर। लेकिन एनीवे, हाउसहोल्ड 2 जो क्रूज मिसाइल है उसकी अपनी रेंज 2000 किलोमीटर है और ये क्रूज मिसाइल नॉर्थ कोरिया ज़मीन से भी फायर कर सकता है। और अब हमने देखा है कि इस मिसाइल को नॉर्थ कोरिया अपनी कॉर्वेट से भी फायर कर सकता है। दूसरी, इस क्रूज मिसाइल के अंदर एक एडिड चीज़ ये है कि इसके ऊपर आप कन्वेंशनल वेपन भी लगा सकते हैं, न्यूक्लियर वेपन भी लगा सकते हैं। तो इससे एक बात का आपको और अंदाज़ा हो जाता है कि नॉर्थ कोरिया अपनी नेवी को ख़ास तौर पर सरफेस शिप्स के ऊपर भी न्यूक्लियर वेपन हाउस कर सकता है। बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन नॉर्थ कोरिया का आप कुछ भी नहीं कह सकते कि वो किस किस्म का मुल्क है और उनकी स्ट्रेटजी किस किस्म की है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने जंग बिल्कुल डिफरेंट तरीके से लड़नी होती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि उसके पास 70-80 की तादाद में सबमरीन्स हैं, लेकिन वो सारी की सारी 70 की दहाई में बनाई गई थी। सोवियत यूनियन ने तैयार की थी, चाइना ने तैयार की थी। तो नॉर्थ कोरिया जो है वो क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी के ऊपर इस वक्त रिलाई कर रहा है। अब नॉर्थ कोरिया का जो स्टेट न्यूज़ एजेंसी है उसका कहना यह है कि एमनॉक क्लास के जो सारे क्रू मेंबर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए इस तजर्बे को कंडक्ट किया गया। शिप की ओवरऑल फंक्शनैलिटी को बढ़ाने के लिए ये एक मिसाइल फायर ड्रिल जो है उसको कंडक्ट किया गया और शिप ने अपने तमाम टारगेट्स को बगैर किसी एरर के हिट कर दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नॉर्थ कोरिया के बाद दुनिया में सबसे बड़ी सबमरीन फोर्स है, लेकिन उसका मुकाबला किसके साथ है? उसका मुकाबला अमेरिकन और साउथ कोरियन नेवीज़ के साथ है, जिनके पास दुनिया की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी मौजूद है। और अमेरिका के मोस्टली शिप्स जो हैं जिनके अंदर आर्लेबर्ग क्लास के डिस्ट्रॉयर्स आ जाते हैं, वो ये इस किस्म के लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स फायर कर सकते हैं। ये जो लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स होते हैं ना, इनको ज़्यादातर आप न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स के ऊपर से फायर करते हैं या डिस्ट्रॉयर साइज के वेसल्स के ऊपर से फायर करते हैं। लेकिन इतने छोटे कॉर्वेट्स के ऊपर से आप इतने बड़े बड़े क्रूज मिसाइल्स फायर नहीं करते। लेकिन सबसे पहले हमने देखा कि ये टैक्टिक जो है
ये रशिया ने डेवलप की थी कोल्ड वॉर के अंदर, जब रशिया ने अपने छोटे साइज़ के वॉरशिप्स के ऊपर से ये लॉन्ग रेंज वाले क्रूज मिसाइल्स फायर करना शुरू किए। रशिया की सूरत में भी मैं आपको ये बात बता चुका हूँ कि जब से ये कोल्ड वॉर एंड हुई है, सोवियत यूनियन टूटा है, रशिया ने आज तक अपने लिए कोई भी बड़ा वॉरशिप डिज़ाइन नहीं किया। सबमरीन ज़रूर डिज़ाइन की हैं, नई से नई सबमरीन जो हैं वो इस वक्त रशियन नेवी अपने लिए बना रही है, उनको इंडक्ट कर रही है, लेकिन कोई भी बड़ा वॉरशिप रशिया ने कोल्ड वॉर के बाद ना डिज़ाइन किया है ना अपने लिए तैयार किया। इस वक्त रशियन नेवी के पास जितने भी बड़े डिस्ट्रॉयर्स या क्रूज़र्स मौजूद हैं वो सारे के सारे कोल्ड वॉर इरा में तैयार किए गए थे। लेकिन फिर आपको पता है कि नए से नए वेपन्स जो हैं वो डिज़ाइन होते गए, उनको फायर करने के लिए रशिया के पास उस तरह से प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं थे। फिर रशिया ने क्या किया, ये अप्रोच रशिया ने अपनाई थी कि उसने अपने कॉर्वेट्स के ऊपर से ये लॉन्ग रेंज वाले क्रूज़ मिसाइल्स फायर करना शुरू किए। और हमने देखा कि 2015 के अंदर सीरिया में रशियन नेवी ने अपने छोटे जहाज़ों के ज़रिए से यानी कि कॉर्वेट्स के ज़रिए से इंसर्जेंट्स के ऊपर ये क्रूज़ मिसाइल्स फायर किए। अब सेम टैक्टिक्स जो है वो नॉर्थ कोरिया भी अप्लाई कर रहा है और इन बड़े और लॉन्ग रेंज वाले क्रूज मिसाइल्स के ज़रिए से नॉर्थ कोरियन नेवी अपने से कई गुना बड़ी नेवी को लॉन्ग रेंज के ऊपर एंगेज कर सकती है। ना सिर्फ ये, बल्कि इन लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स के ऊपर न्यूक्लियर वेपन रख के नॉर्थ कोरिया जापान के ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक्स भी कर सकता है। इस वक्त नॉर्थ कोरिया के पास सिर्फ ये 2 एमनॉक क्लास के कॉर्वेट्स मौजूद हैं, जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि इनको पर्पसली इन मॉडर्न क्रूज मिसाइल्स को लॉन्च करने के लिए बिल्ड किया गया था। इनके ऊपर 100 mm की गन्स रखी गई हैं, जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छी बड़ी गन होती है। उसके बाद 2 6 बैरल की 30 mm वाली गैटलिंग गन्स रखी गई हैं, 2 6 बैरल वाली 14.5 mm की मशीन गन्स रखी गई हैं। रॉकेट असिस्टेड डेप्थ चार्जर्स जो हैं वो इस कॉर्वेट्स के ऊपर आपको मिलेंगे और पॉसिबिलिटी ये है कि इस कॉर्वेट के ऊपर से नॉर्थ कोरियंस 533 mm वाले टॉर्पीडोज भी फायर कर सकता है। लेकिन इस कॉर्वेट के ऊपर हमें कोई भी मीडियम रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम नज़र नहीं आता, जिससे हम ये कह सकते हैं कि ये जो कॉर्वेट है ये अपने लिटोरल वाटर से ज़्यादा दूर नहीं जा सकेगी। ये सिर्फ उन वाटर्स के अंदर रहते हुए फायर कर सकती है जहां तक नॉर्थ कोरिया के सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जो हैं वो ऑपरेट करते हैं, या उनकी अम्ब्रेला के नीचे रहते हुए ये कॉर्वेट अपने मिसाइल्स फायर कर सकती है। यानी कि आप कह लें कि ये ज़्यादा दूर पानी में नहीं जा सकती। ज़्यादा दूर पानी में जाएगी तो ये अमेरिकन FA-18 जहाज़ों के लिए सिटिंग डक साबित होगी, और ज़्यादा दूर पानी में जाने का मतलब है कि ये कॉर्वेट अपने लिए एक सुसाइड मिशन जो है वो चूज़ कर रही है, क्योंकि इस कॉर्वेट के ऊपर कोई भी मीडियम रेंज वाला एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो मौजूद ही नहीं है। या फिर आप कह लें कि फाइटर जेट्स के कवर में ये कॉर्वेट जो है वो दूर पानी तक जा सकती है, लेकिन वो भी मेरा ख्याल है कि पॉसिबिलिटी नहीं है, अनलेस चाइनीज़ या रशियन डिस्ट्रॉयर्स इस कॉर्वेट के लिए एयर डिफेंस सिस्टम का बंदोबस्त करें। यानी कि इस कॉर्वेट की हिफाजत के लिए चाइना अपना 052D क्लास का डिस्ट्रॉयर भेज दे, या रशियन अपना कोई ऐसा डिस्ट्रॉयर भेज दें जिनके ऊपर लॉन्ग रेंज वाले सरफेस टू एयर मिसाइल्स लगे हों। लेकिन उस सूरत में आप कह सकते हैं कि चाइना और रशिया दोनों ममालिक जो है वो जंग के अंदर कूद पड़ेंगे। इस वजह से मेरा ज़ाती ख्याल यही है कि ये कॉर्वेट्स अपने पानियों से ज़्यादा दूर रहते हुए ऑपरेट नहीं कर सकती। कम से कम कोई मीडियम रेंज वाला ही सरफेस टू एयर मिसाइल लगाओ। इस वक्त नॉर्थ कोरिया ने कोई ऐसी इंटेंशन जाहिर नहीं की कि वो मजीद कोई इस तरह की एमनॉक क्लास की कॉर्वेट्स तैयार कर रहा है। सरफेस फ्लीट की मजबूती के लिए नॉर्थ कोरिया का जो इस वक्त फोकस लग रहा है वो कोस्टल डिफेंस बैटरीज के ऊपर है और ऐसी सबमरीन्स के ऊपर है जो कि क्रूज मिसाइल्स फायर कर सकें, क्योंकि ये 2 सोल्यूशन इन कॉर्वेट्स की जगह पे ज़्यादा जो है वो सस्ते और मोर इफेक्टिव रहेंगे। जब आप प्रोडक्शन को जहन में रखते हैं, जब आप ओवरऑल लाइफ टाइम कॉस्ट को जहन में रखते हैं, तो इस तरह की कॉर्वेट्स की बजाय आपको ये कोस्टल डिफेंस बैटरीज जो है वो ज़्यादा मदद देती हैं, और क्रूज मिसाइल फायर करने वाली अटैक सबमरीन जो हैं वो ज़्यादा आपको पंच फराहम करती हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।